हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज़ ऑन। मैं अतुल, आपका लर्न ऑन का मैथमेटिक्स मेंटर, और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बिटसेट 2023 में मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पार्ट 1। देखिए, अब सेकंड अटेम्प्ट आपका 18 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कुछ अच्छा स्कोर किया होगा, या आप चाहते होंगे कि सेकंड अटेम्प्ट में या सेकंड सेशन में आप इसमें और अच्छा स्कोर करें, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्टली सेशन 2 के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि अभी मैथमेटिक्स में ही हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए हम इस वीडियो सीरीज़ में आपके लिए डेली 1 से 2 वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम मैथमेटिक्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली अलाइन होंगे बिटसेट के फॉर्मेट के साथ। तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और सभी एस्पायरेंट्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फ्लो रहेगा कि आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे कि इस क्वेश्चन को आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो या नहीं। ठीक है, खुद से ट्राई करना है और फिर ही उसका सॉल्यूशन देखना है। अब इसी तरह से एग्ज़ाम के टाइम तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले सवाल मैं स्क्रीन पे आपके सामने देने जा रहा हूँ। अब देखिए सवाल हमसे क्या कहता है, इफ़, अब देखिए यहाँ पे, इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP इज n एंड द nth टर्म इज m, देन राइट इट्स pth टर्म। अब ये आपको, अगर जेई का आपने अच्छा प्रिपरेशन किया है तो आपको पता होगा कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें mth टर्म n है और nth टर्म m है, देखिए टर्म्स एक्सचेंज हो गई है, तो ऐसे इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी लगता है। अगर आपको इसका शॉर्टकट फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो। वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसका जवाब देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सवालों में एक शॉर्टकट होता है। अब हमसे कहा है कि mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, देन pth टर्म इज what। अब जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको एक काम करना है कि nth टर्म पता है, mth टर्म पता है, mth n, n m, देखिए ये एक्सचेंज हो गया है। तो ऐसे समय में इसका एक शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट ही आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐसा सवाल आ जाए या नंबर्स आ जाए तो आप डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए mth टर्म इज n, तो आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है दी हुई n, फिर नेक्स्ट में दिया है m, दोनों को ऐड करना है, और जो हमसे टर्म पूछी गई है, यहाँ p नंबर की टर्म हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, p टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से आपको डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। अगर आपको इसका जनरल मेथड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, am का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे mth टर्म है तो हम am लिखेंगे, जो होगा a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d, ये इक्वेशन 1 बनेगा। nth टर्म a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये इक्वेशन 2 बनेगा। अब हमसे कहा गया है कि mth टर्म और nth टर्म ये n और m हैं, तो ये दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करेंगे आप, सॉल्विंग 1 एंड 2, आपको क्या करना है, फाइंड a एंड d। ठीक है, तो a एंड d आपको फाइंड करना है, और उसके बाद जब आप a और d को फाइंड करोगे तो आपको निकालना है pth टर्म, मतलब ap निकालना है। तो a प्लस p माइनस 1d, ये वैल्यू आपको निकालनी है a और d, इसकी वैल्यू आप यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देना एंड यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम होगा, तो इसलिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला ध्यान में रखिए। अगर टर्म्स इस तरह से एक्सचेंज होती है, m को n और n को m होता है, तो दोनों को ऐड करना है और जो टर्म हमसे पूछी है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, आपको उसे देखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल अब आपके सामने यहाँ पे है। अच्छा सवाल है, ट्राई करना है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का सवाल है, बिटसेट में पूछा जाता है। अब हमसे सवाल क्या कहता है, देखिए। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इफ ए इज 18, बी इज 24 एंड सी इज 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई 2। चलिए, साइन ए बाई 2 आपको क्लिक होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हमें हाफ एंगल फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में हमें 3 साइड दी है और हमें साइन ए बाई 2 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, कैसे करते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी से पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसका सल्यूशन देखते हैं। अब हमसे कहा गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये हमें साइड्स दी है, ए है 18, बी है 24 और सी है 30। हमें पता है ट्राइंगल में एंगल्स हम कैपिटल से दिखाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, और जो साइड्स होती है वो स्मॉल लेटर्स में होती है। ये इसका नोटेशन है, कन्वेंशन है। तो आपको ये देखना है कि ये 3 साइड दी है। जब भी हमें साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा साइन रूल वगैरह ऐड करते हुए देखते हुए बहुत समय लग सकता है। तो हमें देखेंगे यहाँ पे 3 साइड दी है, तो हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। हमें पता है वो क्या होता है, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर है, मतलब पेरीमीटर का हाफ निकालना है। तो 18 + 24 + 30 बाई 2, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये कितना होता है, देखिए ये हो जाएगा 42 + 30, और यहाँ से ये बनेगा 72 बाई 2, और यहाँ से ये 72 बाई 2 बनने के बाद आप देख सकते हो कि s का जो वैल्यू है वो बनेगा 36। क्यों, 72 बाई 2 हाफ हो जाएगा, s का वैल्यू आ गया। बस अब हमें निकालना है साइन a बाई 2। क्या फॉर्मूला होता है, √। देखिए अब हम एक काम करेंगे, एंगल कौन सा दिया है ध्यान में कैसे रखेंगे। अगर एंगल a दिया है तो हम एक काम करेंगे, s माइनस, फिर s माइनस और नीचे, ये काम करना है। अब क्या करना है, देखिए एंगल a है तो बचे हुए एंगल्स कौन से होंगे, b और c, तो उसके सामने वाली साइड्स क्या होंगी, स्मॉल b और स्मॉल c। अगर यहाँ पे a दिया है तो आप यहाँ पे b और c लिख देना, और ये जो bc है वही नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ख़त्म। फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक आपको समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे a बाई 2 दिया है, निकालना है। तो a है तो bc लेना है। अगर साइन b बाई 2 पूछते तो आप क्या करोगे, a और c लिखोगे। साइन c बाई 2 पूछते हैं तो क्या करोगे, a और b लिखोगे। ओके, अब s का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। s है 36 माइनस b है 24, ठीक है। फिर 36 माइनस c का वैल्यू है 30, और नीचे bc का प्रोडक्ट लेना है 24 × 30। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 8, ठीक है, यहाँ से 8 मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ से आएगा 12, ये 12 हो गया। यहाँ से मिलेगा 6, नीचे 24 बाई 30 × 30, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 5, तो ऊपर 1 और नीचे 10, 1/√10 इज द डिजायर्ड आंसर। सो दैट ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। गॉट इट। तो ये देखना है साइन a बाई 2 क्या होता है, s माइनस बी इंटू s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, और अंडर रूट करना है उसका। s निकाल लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लीजिए अच्छी तरह से, और खुद से ट्राई करना ना भूलें। ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। लिमिट का सवाल है, देखिए। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a⁻x साइन ऑफ b बाय a⁻x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 इज। चलिए ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए।
कर लिया आपने? ओके, चलिए देखते हैं हम। सिंपल सवाल है। अब हमसे यहाँ पे कहा गया है कि लिमिट वेयर x टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर a रेज टू x इंटू साइन ऑफ b अपॉन a रेज टू x और a इज ग्रेटर देन 1। कैसा करेंगे? देखिए सिंपल है। अब साइन को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बाय थीटा इज 1, फिर वो x टेंड्स टू 0 हो या x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में क्या होता है? x देखिए यहाँ पे ये जो थीटा में जो x है वो डिनोमिनेटर में है। आपको पता है कि साइन 1 बाय एक्स बाय 1 बाय एक्स ये भी 1 होता है व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यही हमें देखना है। हम एक काम करेंगे, लिमिट लेना है। हम यहाँ पे साइन b अपॉन ए एक्स, ये ए एक्स हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, ये न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, यहाँ नीचे 1 था तो ये इसके साथ आ जाएगा। अब देखिए, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ बैलेंस करने के लिए साइन ऑफ b अपॉन ए रेज टू एक्स, यहाँ आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए b को। अब इसकी लिमिट हमें अप्लाई करनी है। ये a रेज टू एक्स हम यहाँ पे लेके आए हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी बनेगा और हमें पता है साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन x रेज टू इन्फिनिटी इज ऑल्सो 1, तो ये बनता है 1 इंटू बी एंड फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी विच इज़ द बी। बघा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज अच्छी याद होनी चाहिए। बिटसेट ये स्पीड और एक्यूरेसी का खेल होता है, तो आपको जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पता है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, उस पर ये डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, ये एक बार देख लीजिए। क्लैरिटी आ गई आपको? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये एक अच्छा सवाल है, खुद से ट्राई कीजिए। इसमें हमसे क्या कहा है देखिए, हम थोड़ा इसे इधर लेते हैं। हाँ, सवाल हमसे कहता है सॉल्व द इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। और इसका हमें यहाँ अगर आप देखते हो तो ये क्या दिखाई देता है, ऑप्शन को आप अच्छी तरह से देखते हो तो ये सब जनरल सॉल्यूशन है और हमें यही जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया? अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमसे इक्वेशन दिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल्स 0। अब हम एक पहला काम करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है, प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल 0। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल 0। इससे अब ये बनेगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ये 2 इधर लीजिए, प्लस 2, इसका निगेटिव कैंसिल करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस का माइनस 3 कॉस एक्स बनेगा और ये माइनस 2। देखिए ये निगेटिव हटाने के लिए हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप एक काम कीजिए, कॉस एक्स को t सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का फील आएगा। तो ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इक्वल्स 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमको, देख लीजिए। चलिए जल्दी से रूट इसके फाइंड आउट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बनेंगे रूट्स। यस, अब हम देखते हैं इसके रूट्स क्या बनते हैं। ये बनेगा 4, -4 के रूट -3 आने चाहिए, -4 + 1। हम इसे लिखते हैं 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। 2t यहाँ से बनेगा t माइनस 2, यहाँ से +1 t माइनस 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से कर लेंगे t माइनस 2 इज़ 0 और 2t + 1 इज़ 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आती है 2 या t की वैल्यू आती है -½ लेकिन t कौन है, t तो हमारा cos x है। तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, cos x इज इक्वल टू 2 और cos x इज इक्वल टू -½ क्लियर है।
अब हमें पता है कि cos x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 तो नहीं हो सकती। तो ये हम क्या करेंगे, रिजेक्ट, ये तो नहीं होगा, इसे रिजेक्ट कर देंगे, या हम cos x का वैल्यू -½ लेंगे, ये हो सकता है, क्योंकि cos थीटा इसकी रेंज क्या होती है, -1 से +1 होती है। तो यहाँ से हमें -½ उस रेंज में आता है। अब ये निगेटिव है, हमें पता है ASTC लॉ में यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में cos है, देखिए cos सेकेंड में और थर्ड में निगेटिव होता है, हमें पता है यहाँ पे cos निगेटिव होता है। अब हम क्या करते हैं, हमेशा छोटा वाला एंगल लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा। तो 1/2 क्या है, अब देखिए cos π/3, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो एक्चुअली π/3 है, लेकिन निगेटिव लेना है तो ये कहाँ निगेटिव आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, सेकेंड में पाई, अब प्लस माइनस लीजिए एडजस्ट करने के लिए, प्लस माइनस, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखिए ये थीटा का वैल्यू हो गया है, लेकिन जो कॉस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x = जनरल फॉर्मूला कॉस के लिए होता है 2n+1 प्लस माइनस, देखिए तो पाई का मल्टीपल है तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस ये थीटा का वैल्यू। तो ऑब्वियसली हमें देखना है यहाँ पे ये पूरा हमारा थीटा है यहाँ से, तो x का वैल्यू बनता है 2n+1, तो ये पूरा ये प्लस सॉरी यहाँ पे पाई नहीं आएगा, तो ये हमारा प्लस माइनस थीटा में ये थीटा है, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी थी, पाई प्लस माइनस π/3, तो यहाँ से हम लिखेंगे पाई प्लस माइनस π/3, और आप देख सकते हो ऑप्शन बी इज द मैचिंग आंसर। क्लियर है। तो ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन था। रेंज की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपने पहले भी ट्राई कर लिए होंगे। क्लियर है, देख लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एलपीपी का प्रॉब्लम है, हम सबको पता है एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका ग्राफ आपको निकालते हुए आना चाहिए। अब ये सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल हमसे ये कहता है, ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z का वैल्यू हमें दिया है, तो z हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है x1 + 2x2। ठीक है, एक बार मुझे देखने दीजिए, क्लियर है स्क्रीन पे, यस नो प्रॉब्लम। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये होते हैं कंस्ट्रेंट। एलपीपी की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लीजिए, तो ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको बिना थ्योरी आते हुए भी मैं इसका जवाब निकाल के दे दूँ। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल होता है लेकिन ईजी होता है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमें जो भी काम करना है इस फंक्शन में करना होता है। हमारा फाइनल आंसर यहाँ से आएगा, तो हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मतलब ये x1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, ये एक हमारा कंस्ट्रेंट है। x2 = और ग्रेटर देन 2 है, और तीसरा कंस्ट्रेंट है x1 + x2 = और लेस देन 2। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट टू द और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। और हमेशा हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो x1 x2 है, अब ये x2 ही एक्चुअली क्या है, हम x1 x2 को ही x और y भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि x1 x2 बोथ आर = और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होता है कि x1 x2 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, दोनों भी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो हमारा जो भी ग्राफ आता है जिसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं, वो जो ग्राफ होता है वो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फिर हमें फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन मतलब एक ऐसा रीजन, एक ऐसा शेडेड रीजन जिसमें हमारा आंसर लाई करता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन वेरिएबल्स दिए हैं, अब ये हमें सॉल्व करते हुए ग्राफ निकालना होता है। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए अब आप देखिए, आराम से समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है।
हम यहाँ पे हमारा ग्राफ डिज़ाइन करेंगे। अब देखिए, ये हमारा ओरिजिन है 0, यहाँ का पॉइंट हमेशा 0,0 होगा। अब ये जो हमारे कंस्ट्रेंट दिया है, ये 2 है, ये 3 है, मान ले इसे 4, इसे नहीं माना तो भी चलेगा, ये तो कंपलसरी कंडीशन होती है। अब हमें देखना है x1 मतलब ये हमारा x है, x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। x इज इक्वल टू 2 है, इसे ही हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू और लेस देन 2 मानेंगे। इसे ही आप क्या कह सकते हो, y इज इक्वल टू और लेस देन 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम हमेशा ग्राफ के लिए x इज इक्वल टू 2 क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 मतलब ऐसी लाइन जो y एक्सिस को पैरेलल है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं x पे 2 और ये लाइन क्या होगी, y एक्सिस को पैरेलल। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब ये लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब इससे लेफ्ट में जाना है छोटा, तो ये पूरा रीजन यहाँ से इधर बनेगा। हम इसे बाद में देखते हैं। चलिए हम एक काम कर लेंगे, पहले हम यहाँ पे रीजन बना देंगे। मान ले हमारा ये जो रीजन है ये इधर बन रहा है, देखिए ये हमारा रीजन है इस लाइन के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, दूसरी लाइन कौन सी है, x2 इज इक्वल टू और लेस देन 2, मतलब ये y इज इक्वल टू और लेस देन 2। अब y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होता है, x को पैरेलल होता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे y के लिए यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लेंगे। अब ये ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा ग्राफ। और हमसे ये क्या कहता है, देखिए लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब नीचे यहाँ x एक्सिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम ये पूरा रीजन यहाँ से लेते हैं, हम इसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे सो दैट वी कैन कलर इट क्लियरली। देखिए ये हमारा पूरा रीजन है, ये नीचे आने वाला। ठीक है, ये इसका फिजिबल रीजन। अब हमें देखना है कि हमारी ये जो फर्स्ट लाइन थी, कौन सी लाइन थी, चलिए हम इसका कलर चेंज करते हैं। ये हमारी लाइन थी, ठीक है, ये हमारी पहली लाइन थी। एक मिनट, इस कलर से लेंगे, ये हमारी लाइन थी x इज इक्वल टू 2 वाली, ये x इज इक्वल टू 2 और लेस देन 2। अब देखिए ये दोनों में कॉमन रीजन देखना है, ये लाइन और ये लाइन के इसके लेफ्ट में और इसके नीचे। तो कॉमन रीजन कौन सा मिलता है, ऑब्वियसली आप देखोगे कि कॉमन रीजन हमें ये मिलता है, दिख गया, ये हमारा रीजन है। और थर्ड लाइन क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू और लेस देन 2। तो एक्चुअली अब ये क्या है, ये कुछ भी नहीं, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू और लेस देन 2, यही है ना। हम इसे x और y के टर्म्स में देख सकते हैं। अब हमें यही देखना है कि अगर x 0 होगा तो हम ग्राफ निकालेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए, इसके लिए ग्राफ निकालेंगे। x 0 होगा तो y 2 होगा, x 0 y 2 कहाँ पे आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा। देखिए x 0 y 2, और अगर y को 0 कर दे तो x 2 आता है, तो यहाँ पे ये तीसरा आएगा। तो इसका मतलब है हमारी जो नेक्स्ट लाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो ये बनेगी, ये लाइन बनेगी, दिख गई आपको। तो अब हमारा पूरा फिजिबल रीजन कौन सा है, पूरा फिजिबल रीजन देखिए, पूरा फिजिबल रीजन यहाँ बनता है, ये पूरा फिजिबल रीजन है। तो ये लाइन आप देखिए यहाँ से आई वाली, ये पूरी लाइन है हमारी, ठीक है, ये लाइन है। और ये हमारा तीनों कंस्ट्रेंट का मिला के पॉइंट बन गया है। अब हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन गए हैं। हमें कॉर्नर पॉइंट्स देखने होते हैं, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है ये। तो पहला पॉइंट है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए पॉइंट P है, वो P है 0,2। दूसरा पॉइंट है 0,0, ये कॉर्नर पॉइंट। और ये थर्ड यहाँ का कॉर्नर पॉइंट P1 P2 P3 ये पॉइंट मानेंगे, ये 2,0। अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये तीनों जो पॉइंट्स मिले हैं, देखिए आराम से देखिए,
हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। तो हमें क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमाइज करना है, तो बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है। तो हम ये तीनों जो पॉइंट्स है एक्स वाई ये हम हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो आप एक काम कीजिए, ये 0 और 2 यहाँ पे रखते हो तो यहाँ से z का वैल्यू क्या मिलता है, ये 0 है तो 0 प्लस 2 2 ज़ा 4 मिलेगा। देखिए x2 का वैल्यू 2 है तो 2 2 ज़ा 4, 0 प्लस 4 तो ये 4 आती है यहाँ से वैल्यू। यहाँ से क्या मिलेगा z, 0 0 है तो ये 0 ही बनेगा, और यहाँ से z की वैल्यू क्या बनेगी 2 प्लस 0। देखिए 2 प्लस 0 ये 2 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है 4। कौन से पॉइंट पे मिल रही है, 0,2 पे मिल रही है। तो हमें ये कहा गया है कि किस पॉइंट के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, 0,2 के लिए होगा, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लैरिटी आ गई। मैंने कोशिश की थी कि आपको एलपीपी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूं, ठीक है, देख लीजिए क्लियर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर, रेट ऑफ चेंज का मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, स्पीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ट्राई कर लिया पॉज करके। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है v, और हमें पता है v होता है 4/3 स्पीयर है पाई r क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम इसका रेट ऑफ चेंज, अब रेट ऑफ चेंज क्या है, टाइम रेट है, तो हम एक काम करेंगे इसे dv/dt करेंगे, टाइम रेट वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये बनता है 4/3 इंटू इसे, ये पाई है ना, पाई को भी हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये अब यहाँ से बनता है ये 3r², r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x⁻n का डिफ्रेंशिएशन nx⁻n-1, तो यहाँ से ये बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए 3 3 कैंसल, तो ये बनता है 4πr²। क्लियर है 4। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी आपको देखनी है, r² है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो रेडियस भी चेंजिंग है, तो हम इसे dr/dt करेंगे, 4/3 पाई, ये 3 आ गया और ये r² सॉरी, तो यहाँ से बनता है 4πr²dt, 4πr²dr/dt। क्लियर है, ओके। ये हमारा वॉल्यूम हो गया। उसके बाद क्या कहा है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज S मानते हैं इसे, तो S होता है 4πr²। ये बचपन के फॉर्मूले आपको ध्यान में आने चाहिए। तो ये बनेगा ds/dt, हम ये विथ रिस्पेक्ट टू आप रेडियस ही करेंगे क्योंकि यही वेरिएबल है, तो ये बनेगा 4π इंटू r² का डेरिवेटिव 2r, फिर इसे लिखेंगे dr/dt, ठीक है, dr/dt। यहाँ से हमें क्या मिलता है, चलिए ऐसे रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें कहा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, यही तो निकालना है, ठीक है। तो ये टी कैंसिल बन के क्या बनेगा, dv/ds ही बनेगा ना। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका डिफ्रेंशिएशन दोनों का रेशियो लेना है। तो dv/dt का वैल्यू क्या है, 4πr² dr/dt, और नीचे से क्या मिलता है 4π2r dr/dt। तो यहाँ से dr/dt भी कैंसिल हो गया और हमें यहाँ से आंसर मिलता है
4 पाई कैंसिल है, यहाँ से आर स्क्वायर, आर कटेगा, ऊपर एक आर बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू एक बार देख लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब था। यस, अब यहाँ से हमें मिलेगा r/2 और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू जब 4 है, देखिए एट r इज इक्वल टू 4, तो 4/2 और ये इसका आंसर है 2। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया इज 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब और सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, ये डिफरेंशिएशन का सवाल था। ऐसे सवाल आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। हम अपकमिंग वीडियोस में रोज़ जो हम वीडियोस करेंगे उसमें अलग अलग चैप्टर के सभी टाइप के सवाल कवर कर देंगे। बहुत समय हमारे पास है, तो आपको ये सीरीज़ कंप्लीटली ऑनेस्टली और सीरियसली देखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास। ये सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत हम इसी प्रॉब्लम से करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो ये जितने प्रॉब्लम अभी हमने किए हैं, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा लेकिन लंबी नहीं बनाऊंगा, सो दैट आपका टाइम बचेगा, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। और जितने क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, आपको क्या करना है, उसी टाइप के क्वेश्चंस और आपके पास जो भी कुछ मटेरियल है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं। बहुत हार्ड या बहुत इजी क्वेश्चन आप मत कीजिए, नहीं तो आपका प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगा। बिटसेट का जो लेवल है, आपको कम समय में करना होता है। सवाल नियरली 40 सवाल आपको मैथ्स में आते हैं, तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि आप इसे 50 मिनट्स में कर सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों के साथ शेयर करना और ये सीरीज़ सक्सेसफुल करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।